हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, गैसियस स्टेट। तो आपको ये तो पता ही है कि मैटर जो है मेनली तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैस स्टेट। इस चैप्टर में हम लोग गैस का स्टेट मतलब गैस का प्रॉपर्टी और बिहेवियर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट क्लास 12 में पढ़ेंगे और लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम से एक चैप्टर है 12th में। तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोग क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट नाम से चैप्टर है और सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करके एक चैप्टर है, उसमें यहाँ पे हम लोग गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये तीनों जो फिजिकल स्टेट है ये किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो ये एक्चुअली में दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। देयर आर ऑलवेज टू अपोजिट टेंडेंसी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच डिटरमाइंस इट्स फिजिकल स्टेट। तो किसी भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर में दो अपोजिट टेंडेंसी होता है जो कि उस मैटर का फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स एंड मोलिकुलर मोशन, मतलब किसी भी पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स किस टाइप का है और मोलिकुलर मोशन किस टाइप का है, ये दोनों अपोजिट टेंडेंसी होता है। अगर दो मोलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा तो मोलिकुलर मोशन कम रहेगा, और अगर मोलिकुलर मोशन ज्यादा रहेगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा। इसको आप इस तरह से समझिए। सॉलिड एक ब्लॉक है सॉलिड का, इसमें पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसीलिए सॉलिड में रहता है ये। अगर गैस में रहता तो इसके बीच में बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता, पार्टिकल बहुत दूर दूर रहता है गैस स्टेट में, गैसियस स्टेट में जो है। तो सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं करता है, गैस में रेंडमली बहुत मूव करता है, रेंडमली मोशन होते रहता है, पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहता है गैस में। तो गैसियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मोलिकुलर मोशन ज्यादा है। सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दो पार्टिकल्स आपस में बहुत ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड है, तो इस केस में मोलिकुलर मोशन होता ही नहीं है, जीरो है। तो वही चीज है। इन गैसियस स्टेट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मोलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट जीरो। दो मॉलिक्यूल आपस में बहुत ही कम फोर्स से अट्रैक्ट होता है, ऑलमोस्ट जीरो आप मान सकते हैं। दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड ही नहीं रहता है गैसियस स्टेट में। लेकिन मॉलिक्यूल रैंडम मोशन शो करता है व्हाइल मॉलिक्यूल अंडरगो रैंडम मोशन। और सॉलिड स्टेट में उल्टा होता है, सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है तो मोलिकुलर मोशन बहुत ही कम रहता है, ऑलमोस्ट जीरो रहता है। तो इसी दो अपोजिट टेंडेंसी पे किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट डिटरमाइन होगा। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा उसका टेंडेंसी रहेगा कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट जीरो है तो वो गैसियस स्टेट में रहेगा, और ना ज्यादा है ना जीरो है, बीच में है, थोड़ा मोड़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, मतलब वो लिक्विड स्टेट में होगा। लिक्विड स्टेट में मोलिकुलर मोशन होता है, लेकिन गैसियस स्टेट इतना नहीं होता। जितना गैस मूव करता है उतना मोलिकुलर मोशन नहीं रहता है लिक्विड स्टेट में, लेकिन लिक्विड भी मूव करता है। तो ये दो अपोजिट टेंडेंसी है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना कम मोलिकुलर मोशन होगा। इसके बाद दिस स्टेट हैज नो डेफिनिट ज्योमेट्री एंड इट्स वॉल्यूम वेरीज विथ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो गैसियस स्टेट का डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं होता, ये तो आपको पता ही है कि अगर गैस है आपके पास किसी कंटेनर में तो इसका कोई ज्योमेट्री नहीं होता है। जैसे सॉलिड स्टेट का ज्योमेट्री होगा कि क्यूब शेप का होगा, क्यूबॉइडल होगा, या कोई भी इरेगुलर शेप का सॉलिड है तो इसका ज्योमेट्री होता है, शेप होता है, साइज होता है। लेकिन गैस का कोई भी ज्योमेट्री नहीं होता है, और ये जो है वेरी करता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के हिसाब से। अगर 5 लीटर के कंटेनर में CO2 गैस प्रेजेंट है तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस हो जाएगा 5 लीटर। अगर इसी गैस को आप इस कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए जिसका कि वॉल्यूम 10 लीटर है तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस हो जाएगा 10 लीटर। मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है वो पूरा वॉल्यूम गैस के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाता है, पूरा वॉल्यूम में गैस फैला हुआ रहेगा, तो कंटेनर का वॉल्यूम ही वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाता है। तो जितना गैस का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के साथ वेरी करता है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आप चेंज कर दिए तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। इन दिस चैप्टर द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ गैस विल बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ गैस लॉज प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग गैस का प्रॉपर्टी और बिहेवियर एनालाइज करेंगे
डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो लॉ प्रपोज किया गया है उसके हेल्प से। इसमें जो है फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ बोलता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस सैंपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस सैंपल। तो अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस केस में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उस केस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड by the gas sample. Volume is inversely proportional to 1 by P. एक्चुअली में जितना भी गैस लो होगा वो सारा आइडियल गैस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। पी वी इक्वल टू एन आर टी। देखिए एन और टी इसको कांस्टेंट करके रखना है, मतलब एन आर टी कांस्टेंट हो गया तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो P इंटू वी इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो प्रेशर अगर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रखना है, तभी आपका नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस सैंपल। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप ध्यान रखिएगा तो कंडीशन बस ध्यान रखिए कि कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप हर एक लो को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए, मतलब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। जितना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा गैस के द्वारा उतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा गैस के द्वारा। तो इसको आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट के इंटू 1/P। अब P अगर इधर आएगा तो पी वी इक्वल टू के हो जाएगा, जिसको कि आप कांस्टेंट माने। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/P के तो V इक्वल टू के 1/P होगा ना, K टाइम्स 1/P। अब P को इस तरफ ले आइए तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, वही चीज तो है। पी वी इक्वल टू एन आर टी, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। यही आपका बॉयल्स लॉ है, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। के जो है कांस्टेंट है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ये जो कांस्टेंट है पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, इसको आप के माने हैं कांस्टेंट को, तो ये एनआरटी के बराबर है के। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होगा उतना ज्यादा के का वैल्यू होगा। सिमिलरली जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस का उतना ज्यादा वैल्यू होगा के का। तो के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ गैस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ द गैस। मतलब जो किसी कंटेनर में गैस सैंपल रखा हुआ है इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा है और इस गैस सैंपल का अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, इस पे आपका कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करेगा। इसके बाद इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट को P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब इनिशियल प्रेशर इंटू वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू फाइनल प्रेशर इंटू वॉल्यूम फाइनल। कंडीशन है नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तब ऐसा होगा। इसको आप इससे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक गैस सैंपल है, इसका इनिशियल प्रेशर है 1 atm और वॉल्यूम है 2 लीटर। फाइनली इस कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज कर दिए 1 लीटर से, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर फाइनल क्या होगा, ये आपको बताना है। लेकिन ये जो किए हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पूरा प्रोसेस किए हैं, मतलब टेम्परेचर जो इनिशियल था वही टेम्परेचर फाइनल है और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट ही है दोनों केस में, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है। तो पी फाइनल क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला से निकालिए या आइडियल गैस इक्वेशन से निकालिए, दोनों से सेम ही आएगा। जैसे देखिए P1 V1 1 इंटू 2 लीटर इक्वल टू P फाइनल इंटू वॉल्यूम 1 लीटर, तो P फाइनल आ जाएगा 2 atm, मतलब प्रेशर जो है 1 atm से 2 atm हो गया। इसी को आप आइडियल गैस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल n है तो इनिशियली भी n होगा फाइनली भी n होगा। टेम्परेचर इनिशियल और टेम्परेचर फाइनल, इसको आप T मान लीजिए, T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल इक्वल टू T। तो P भी 1 इंटू 2 इक्वल टू एन आर टी, मतलब एन आर टी का वैल्यू आया 2, एन आर टी इक्वल टू 2। अब P फाइनल इंटू भी 1 लीटर है, इसका वैल्यू 1 एन आर टी लिखिएगा,
नंबर ऑफ मोल फाइनल कंडीशन में भी n ही है, टेम्परेचर T ही है, तो आइडियल गैस इक्वेशन लग गया। और nRT का वैल्यू हम निकाले थे 2 होता है, तो यहाँ से 2 रख दीजिए, तो P फाइनल इक्वल टू 2 ATM आएगा। आप देखें तो एक्चुअली वही चीज कर रहे हैं, P1 V1 इक्वल टू nRT1 हुआ, फिर P फाइनल V फाइनल इक्वल टू nRT ही हुआ, P1 V1 इक्वल टू nRT, P फाइनल V फाइनल इक्वल टू nRT। तो इक्वेशन 1 और 2 से P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, या फिर इसका रिवर्स बोल दीजिए, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो इनिशियली वॉल्यूम 2 लीटर था, फाइनली वॉल्यूम जो है 1 लीटर हो गया, वॉल्यूम हाफ हो गया, तो प्रेशर डबल हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम हाफ था तो प्रेशर डबल होगा, हाफ अगर वॉल्यूम हुआ है तो प्रेशर 1 एटीएम से 2 एटीएम हो जाएगा। इस तरह से भी सोच सकते हैं। आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाइएगा, अगर नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 और 2 लिख तो दिए हैं, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वैल्यू आ जाता है। आप P1 V1 इक्वल टू भी nRT लिखिएगा और P2 V2 भी nRT लिखिएगा, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब जो है ग्राफिकल एनालिसिस, तो x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला के बारे में आप लोग मैथ्स में पढ़िएगा। बस ये जान लिए कि x और y अगर कांस्टेंट है, x y, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इस टाइप का शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। x एक्सिस में v है तो v इंटू वाई एक्सिस में p है, p वर्सेस v का ग्राफ है, तो v इंटू p, ये जो है कांस्टेंट है, पी भी इक्वल टू कांस्टेंट है बॉयस लो के लिए, मतलब p वर्सेस v का ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। शेप जो है इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और ये ग्राफ डिनोट कर रहा है कि पी भी इक्वल टू कांस्टेंट है। एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट का ये ग्राफ होता है, जहाँ पे एक्स आपका एक्स एक्सिस पे किसका प्लॉट है और वाई आपका वाई एक्सिस पे किसका प्लॉट है। एक्स एक्सिस पे v का प्लॉट है तो v, और वाई एक्सिस पे p का प्लॉट है तो p भी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आता है, मैथ्स में आप पढ़िएगा। तो वाई लो के करस्पॉन्डिंग p वर्सेस v का अगर आप ग्राफ बनाइएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप आएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट होता ही है, ये तो कंडीशन ही है बॉयस लो का, तभी तो पी भी इक्वल टू कांस्टेंट हो पाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल या टेम्परेचर इन दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट नहीं रहेगा तो पी भी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ में वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 2 एटीएम लिखा हुआ है। ये 3 एटीएम प्रेशर है, ये 2 एटीएम प्रेशर है, तो 2 एटीएम के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होगा, तो 3 इंटू 5 एक्स इंटू वाई। इस पॉइंट पे जितना भी लाइन, जितना भी पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करेगा, सबका प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट सेम होगा इस लाइन पे जितना भी, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू वी फाइनल, तो यहाँ से वी फाइनल आ जाएगा 15/2 7.5 लीटर। तो 5 लीटर के करस्पॉन्डिंग अगर प्रेशर 3 एटीएम है तो 2 एटीएम प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 7.5 लीटर होगा। तो इस ग्राफ से इस तरह से आप वॉल्यूम फाइनल, प्रेशर फाइनल कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम फाइनल कुछ दिया हुआ रहे कि यहाँ पे 10 लीटर वॉल्यूम है, तो 10 लीटर वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग कितना प्रेशर होगा, तो 3 इंटू 5 15 इक्वल टू वॉल्यूम 10 इंटू प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा 15/10 1.5 एटीएम। तो 2 से तो कम आएगा ही, क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम देखिए बढ़ते जा रहा है और प्रेशर घटते जा रहा है, और इस तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम जो है 5 लीटर से कम होगा, तो 5 लीटर से कम होगा और प्रोडक्ट जो है दोनों का 15 होना ही चाहिए, तो प्रेशर 3 एटीएम से ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई 15 हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है P वर्सेस V का। इनिशियल टेम्परेचर T पे है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर T पे है, फाइनल टेम्परेचर T पे है। तो आपको बताना है इनिशियल टेम्परेचर T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए, T3 मान लीजिए, तो T1 T2 T3 का ऑर्डर बताना है कि हाई टेम्परेचर कौन सा होगा, फिर मीडियम कौन सा होगा और सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कौन सा होगा। तो इस केस में देखिए
इस पॉइंट पे जितना भी लाइन आएगा उसका पीवी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो इनिशियली T1 टेम्परेचर पे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, T2 का ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, T3 का ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब T1 T2 T3 तो माने हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है हर एक केस में। इनिशियली भी, इंटरमीडिएट कंडीशन में भी मोल जो है उतना ही है, और फाइनली भी नंबर ऑफ मोल उतना ही है। ये तो आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो अगर आप पीवी का प्रोडक्ट देखिए, कोई एक प्रेशर आप चूज कर लीजिए, जैसे P1 टेम्परेचर, तो इसके कोरस्पोंडिंग इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर V1 है, इंटरमीडिएट कंडीशन में टेम्परेचर V2 है, और इस तरह से यहाँ इसको और बढ़ाइए V3 है। तो P इंटू V, P1 V1 इससे ज्यादा है P2 V2, सॉरी P1 V2 प्रेशर कांस्टेंट माने है ना, और इससे ज्यादा है P1 V3। मतलब फाइनल कंडीशन का जो PV का वैल्यू होगा P1 V3 ये ज्यादा है, और PV इक्वल टू P1 V3 ये जो माने हैं ये फाइनल का है। मतलब P1 V3 इक्वल टू nRT3। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट ही है, गैस कांस्टेंट ही है, R जो है गैस कांस्टेंट है, तो T3 सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम इसका ज्यादा आ रहा है। फाइनल कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो। मतलब आप बोल सकते हैं T3 ज्यादा है T2 से, और T1 सबसे कम है। मतलब इनिशियली टेम्परेचर लोवेस्ट था, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई किए, T1 से T2 पे ले गए, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो आइसोथर्म बना वो ये वाला बना, और T2 से फिर थोड़ा सा हाई किए तो T3 टेम्परेचर पे जो आइसोथर्म बना वो ये वाला बना। ये जो ग्राफ प्लॉट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसको आइसोथर्म बोलते हैं। देखिए, इन ए ग्राफ हैविंग कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म। तो पूरे प्रोसेस में अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उस ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं। तो P वर्सेस V रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो पूरे प्रोसेस में इस वाले के लिए फाइनल कंडीशन में टेम्परेचर T3 है, तो ये आइसोथर्म कहलाएगा। सिमिलरली ये वाला भी आइसोथर्म कहलाएगा, क्योंकि इस ग्राफ के कोरस्पोंडिंग पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर T2 ही है। सिमिलरली इस वाले ग्राफ के कोरस्पोंडिंग पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर T1 ही है। टेम्परेचर कांस्टेंट एक्चुअली में आइसोथर्मल कंडीशन कहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल कंडीशन कहलाता है। तो आइसोथर्मल कंडीशन के कोरस्पोंडिंग जो ग्राफ आएगा वो आइसोथर्म कहलाता है। वही चीज है, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल कंडीशन। डिटेल में आप आइसोथर्मल कंडीशन वगैरह जान जाइएगा इसी चैप्टर में, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स के टाइम तो पढ़ेंगे ही आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आइसो, आइसो मतलब सेम, थर्मल तो थर्मल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को, तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए तो आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोबारिक बार प्रेशर, तो पूरे प्रोसेस में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो आइसोबारिक प्रोसेस कहलाएगा। आइसोकोरिक, पूरे प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा मेथड है कि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लीजिए, मतलब V1 वॉल्यूम पे तीनों कंडीशन में क्या प्रेशर है, इस तरह से। तो P1 है, P2 है, P3 है, मतलब P1 V1, P2 V1 और P3 V1। तो P2 ज्यादा है तो P2 V1 ज्यादा होगा P1 V1 से। सिमिलरली P3 और ज्यादा है तो P3 V1 और ज्यादा होगा P2 V1 से भी और P1 V1 से भी। मतलब P3 V1 ज्यादा होगा P2 V1 से और ज्यादा होगा P1 V1 से। कहने का मतलब ये सब जो आइसोथर्म है इसका PV का प्रोडक्ट ही ज्यादा होगा। PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, PV का प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है। फाइनल कंडीशन में मान लीजिए कांस्टेंट K3 है, इंटरमीडिएट में कांस्टेंट K2 है, और इनिशियली कांस्टेंट K1 है, तो K1 से ज्यादा होगा K2 और इससे ज्यादा होगा K3, क्योंकि फाइनली जो प्रोडक्ट आ रहा है PV का वो ज्यादा आ रहा है इंटरमीडिएट से और इनिशियल से और ज्यादा। तो सबसे ज्यादा PV का प्रोडक्ट फाइनल आ रहा है तो फाइनल का जो कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा इंटरमीडिएट से, और सबसे कम तो प्रोडक्ट ऑफ PV इंक्रीज होगा तो कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। और K जो है ये होता है nRT, तो K का वैल्यू ज्यादा हो रहा है, मतलब या तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा है या
टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। पीवी इंक्रीजेस इम्प्लाइज कांस्टेंट के इंक्रीजेस। अब या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट कौन सा है। अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा तभी कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा होगा तभी के का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है इनिशियल, इंटरमीडिएट और फाइनल कंडीशन में, तो प्रोडक्ट जो है फाइनल कंडीशन का ज्यादा है, पीवी का प्रोडक्ट फाइनली ज्यादा है, पीवी फाइनल ज्यादा है पीवी इंटरमीडिएट से, और इनिशियल सबसे कम। तो अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो T1 इनिशियली टेम्परेचर सबसे कम होगा, उसके बाद T2 और सबसे ज्यादा होगा T3 का। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब फाइनली नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल इनिशियल से ज्यादा होगा इंटरमीडिएट का, और इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा। इस तरह से आप P वर्सेस B डिफरेंट डिफरेंट आइसोथर्म के कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर बता सकते हैं। ये पूरा प्लॉट जो है एक टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग आया है। सिमिलरली ये पूरा एक टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग आया है, ये पूरा एक टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग आया है। लेकिन ये अगर T1 पे आया है तो ये T2 पे, ये T3 पे। अब ये T1 T2 T3 ये डिपेंड करेगा कि तीनों कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है। अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल वेरी कर रहा है इन तीनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। इसके बाद जो है इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बार आप खुद से T1 T2 और T3 का ऑर्डर बताइए कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। P वर्सेस 1/V का ग्राफ दिया हुआ है T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, T3 टेम्परेचर पे, और पूरे प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। तो T1 T2 और T3 का क्या ऑर्डर होगा ये आपको डिटरमाइन करना है। अगले लेक्चर में इस ग्राफ को डिटेल में हम एनालाइज करेंगे, और ये वाला पॉइंट तो बता ही चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।